मैं कुमार मंगलम रणवीर साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ आज बातचीत की कड़ी में शामिल हैं प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। सर जो हैं चर्चित गीतकार एवं गजलकार भी हैं। सर, आपका स्वागत है साहित्य चौपाल में। धन्यवाद। सर, अभी अभी सुंदर बिहान हुई भोजपुरी गजलों का संग्रह आया है। अनायास हिंदी से भोजपुरी की ओर झुकाव का कारण क्या है? पहली बात तो ये कि ये अनायास नहीं है। मैं जब से हिंदी में लिख रहा हूं तभी से भोजपुरी में भी लिख रहा हूं। समझ सकते हैं कि 40-45 साल से मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं और भोजपुरी में भी लिख रहा हूं। यह अलग बात है कि हिंदी की कविताएं, गीत, गजल या गद्य साहित्य समय समय पर उचित समय पर कहना चाहिए कि वो प्रकाशित होती रही, और भोजपुरी की कविताएं उस तरह से नहीं प्रकाशित हुई या उनकी चर्चा नहीं हुई। भोजपुरी की कुछ पत्रिकाओं में, समकालीन भोजपुरी साहित्य और पाती वगैरह में, दिल्ली की जो साहित्य अकादमी है उसकी पत्रिकाओं में वो गजलें और गीत कभी कभी छपते रहे, चर्चा में नहीं आए। लेकिन मैं लिख पहले से रहा था। वो अचानक का मामला नहीं है। ये था कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और उसमें मैं अपने मन की बातों को, अंतर मन की बातों को ज़्यादा सहज ढंग से व्यक्त कर सकता हूँ। इसमें कुछ बोल कर, कह कर अच्छा लगता है और एक आत्मीयता का अनुभव होता है, तो उसमें मैं लिखता रहा हूँ। वो गज़लें जो हैं लंबे समय से लिखी जा रही थी और छप भी रही थी। इधर ऐसे ही मन में आया कि देखा जाए कि कितनी गज़लें हो गई होंगी। तो जब मैंने उन गज़लों को फाइलों से, डायरियों से, तो पता चला कि वो 95 गज़लें हैं। तो किसी संग्रह के लिए सामान्यतया 80, 90, 95 गज़लें पर्याप्त होती हैं। वह मेरी हिंदी की गज़लों के समानांतर ही भोजपुरी की गज़लें लिखी जा रही थी और उनकी जो अंतर्वस्तु है वो लगभग वही है जो हिंदी गज़लों की है। फर्क अगर करना चाहें तो ये होगा कि उनमें गांव ज़्यादा है। भोजपुरी की गज़लों में गांव ज़्यादा हैं। गांव की जो संस्कृति है, जो वातावरण है, जो लोक चेतना है, जो लोक मन है, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही मुखर हुआ है। खेती ज़्यादा है उसमें, किसानी ज़्यादा है, श्रम का महत्व ज़्यादा रेखांकित किया गया है। में जो बाग बगीचे हैं, जो अमराइयाँ हैं, जो हल हैं गायब होते हुए, उनकी चिंता है कि बैल नहीं है, गायें गायब हो रही हैं, ट्रैक्टर की घरघराहट है, और इस सब के बावजूद जो कुछ बचा है, जो बेहतर है, वो अभी है। सर, भोजपुरी गजलों की जो परंपरा है उससे थोड़ा अवगत कराते। भोजपुरी में गजलें जो लिखित रूप से मिलती हैं, बनारस में एक कवि थे तेग अली तेग, जिन्होंने बदमाश दर्पण लिखा था और बनारसी, ठेठ बनारसी बोली में उन्होंने गजलें लिखी थी। ये बहुत, जो लोग बनारसी नहीं जानते हैं उनको थोड़ी उसमें अक्खड़ता दिखाई पड़ सकती है और थोड़ी आक्रामकता दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि उसमें प्रेम की भी बातें वो करते हैं तो थोड़े अलग अंदाज में करते हैं। तो तेग अली की गजलों में एक अलग ढंग की जो भोजपुरी की जीवंतता है और जो भोजपुरी की मिठास है वो दिखाई पड़ती है। तो उस तरह से उस परंपरा का विकास ठीक से नहीं हुआ। कुछ कवियों ने, बिहार के कुछ रचनाकारों ने भोजपुरी में गजलें लिखी,
में सामाजिक सरोकार भी आए। लेकिन भोजपुरी की गजलों और भोजपुरी के गीतों की तरह से ही गीतों को भी बहुत सारे लोगों ने बदला। गीत में सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थिति थी, जो चाह था और जो दर्द था, वो सब चीजें भोजपुरी की गीतों में हरि ठाकुर के यहाँ से, महेंद्र मिश्र के यहाँ, परीक्षण मिश्र की कविताओं में, मोती बीए के गीतों और अन्य लोगों में, हरिराम द्विवेदी तक, रविंद्र श्रीवास्तव तक, प्रकृति और श्रृंगार ये दो विषय केंद्र में थे। लेकिन बाद के लोगों ने, भोजपुरी में गीत लिखने वाले लोगों ने, की जो संवेदना है उसमें परिवर्तन किया। जो जीवन की प्राथमिकताएं हैं वो आने लगी। कविता में, गीत में, वो हिंदी में भी आ रही थी। हिंदी गीत के पर भी ये आरोप था, हिंदी गीत के बारे में भी कहा जा रहा था कि ये मौसम की रिपोर्टिंग था। बहुत सारे लोग कहते थे कि गीत जो है वो मौसम की रिपोर्टिंग है, मौसम का वर्णन कर रहा है, कभी बहुत प्रसन्न हो रहा है तो प्रेम का वर्णन कर रहा है, और कभी कभार कुछ पर्वों त्योहारों का वर्णन कर रहा है। तो जो जीवन का दर्द है वो आ रहा था, लेकिन कम लोगों के यहाँ आ रहा था। विषय बदला। न राजा का किस्सा, न रानी का किस्सा, लिखल जात बा हक बयानी का किस्सा। तो राजा और रानी के किस्से जो लिखे जा रहे थे उनसे हट लिखल जात बा हक बयानी का। बहुत हो गई फूल भंवरा या तितली, लिखा तमतमाइल जवानी का किस्सा। तो जो बेरोजगार हैं, जो भटक रहे हैं, जिनके भीतर दर्द है, रोष भी है, वो बड़ी देना जरूरी है। गांव का जो बदलता हुआ गांव सिर्फ मधुर मधुर नहीं है। आज का जो गांव है वो बहुत बदला हुआ है, और उस गांव को बहुत आसानी से नहीं समझ सकते। कि यह भी नहीं अब कोई सोच सकता कि गांव के लोग बड़े सीधे साधे भोले होते हैं। गांव के लोग शहर के लोगों की तरह ही, और शहर के लोगों से कहीं ज्यादा चतुर है। हाँ, तो बातों में बात बनाना आ गया है। गांव में शायद ही मिल जाए देखने को, बैलों का दर्शन हो जाए। हमारे गांव में बैल नहीं है। मैंने इस विषय पर एक बार अलग से एक लेख लिखा था। एक तो बैल नहीं है, गायें भी नहीं है, समाप्त हो रही है। लोगों में शहरों की तरह से खा पीकर आराम करने की ट्रैक्टर के माध्यम से खेती हो रही है, और बहुत सारे यंत्र आ गए हैं जिसमें जो खेत हैं अब बढ़ते बढ़ते भाइयों में, 5 भाई हमारे पिता थे, 4 भाई हम लोग हैं, 4 लोगों के बच्चे हैं। तो खेत 25-30 बीघा था, अब वो बढ़ते बढ़ते छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया। तो खेत, उसमें आता है ना कि बटत 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 ही खेत हो गई बा अंगनास। खेत आंगन की तरह से हो गए बढ़ते बढ़ते। हाँ? और वो खेत जो है न हो करते बन रहा है, न छोड़ते बन रहा है। जो खेत बेच दी, जो खेत बेची तब पुरखन का नाक कट जाएगी। चिंता ये है, वो खेत बेचता है, कोई लोग उसको हंसते हैं, उसको गाली देते हैं। जो खेत बेची तब पुरखन का नाक कट जाई, जो खेत राखी गटई कई फसरी बाटे। तो खेत को रखना गले की का फंदा है, क्योंकि उससे काम नहीं चलेगा, उस खेत से गुजर नहीं होगा। और खेत बेचें तो फिर बदनामी है। तो इस द्वंद्व में जो गांव का आदमी, जो किसान, उस खेती से पेट नहीं भरेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, जरूरत के सामान नहीं मिलेंगे बच्चों को, तो मजबूरी है कि पलायन करना है, भागना है। रोजी रोटी पेट में जब डुगडुगी बजती है ना, तो आदमी भागता है। तो गांवों से बड़ी संख्या में एक नई नए तरह का यथार्थ पैदा हुआ कि गांव में नौजवान अजनबीपन कहीं ना कहीं आ गया। अजनबीपन तो आया है। कुछ राजनीतिक मामले हैं, छोटे छोटे स्वार्थ
लेकिन रोजी रोटी के लिए गांव से नौजवानों का की तरफ, महानगरों की तरफ यह जारी है और ये आवश्यक हो गया है, क्योंकि गांव में भरपेट भोजन भी मिलने की स्थिति नहीं। बाहर जा रहे हैं हम, जब वो जा रहे हैं तो उनके साथ कुछ दिन बाद पत्नी भी जा रही है, बच्चे भी जा रहे हैं। तो गांव में नौजवान नहीं है, स्त्रियां नहीं है, गांव में बच्चे नहीं, बच्चों की किलकारी बहुत कम हो गई गांव। यह एक नया यथार्थ है गांव। पहले गांव भरा पूरा रहता था। हम लोग के बचपन में त्योहारों में इतनी भीड़ होती थी, होली, बच्चे शाम को 10-20 बच्चे एक साथ खेलते थे, पजोरिया पजोरिया से लेकर तरह तरह के खेल खेलते थे। अब गांव में दो बच्चे हैं ही नहीं एक एक जगह कि साथ में खेलें। शहरों में जो हम जो जो दुख व्यक्त करते हैं कि शहर में हम अकेले हो गए हैं, अकेले हो गए हैं। त्रिलोचन जी अपनी कविता में कहते हैं कि मतलब हमारे शहर का रिवाज भी अजीब है। जितने करीब करीब है हमारे घर, उतने दूर दूर है हमारे मन। तो हमारे घर तो करीब हुए लेकिन मन दूर हो गए। तो गांव शहर में जो एक अजनबीपन और एक अलगाव की स्थिति थी, हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लोगों से कभी मिलना नहीं, कभी कभी लिफ्ट में भेंट होती है, कभी सीढ़ियों पर भेंट होती है। तो यह जो शहर का लक्षण था, अभी गांव का लक्षण होने लगा है। बहुत तेजी से फैल रही है। तो बहुत गांव का स्वरूप बदला हुआ सा है। गांव में जो भीड़ थी, जो लोग थे, जो मनुष्य थे, प्रेम था, जो सामूहिकता थी, जो एक अलाव की संस्कृति कहते थे ना, अलाव की संस्कृति, जिसमें जाड़े में अलाव एक बहाना होता था। 10 लोग बैठ के चारों तरफ से बातें करते थे, सुख दुख बांटते थे, समस्याओं का समाधान निकलता था। किसी की शादी विवाह की प्रस्तावना हुई, भूमिका बन जाते थे, बताते थे कि हो गाँव में लड़का बा वहाँ जाए के चाहिए, हाँ? तो बेटी बेटा की शादी की चर्चा होती थी। वो चीजें खत्म है गाँव में। अपनापन जो है वो खत्म होते हाँ, जा रहा है। वो अपनापन खत्म हुआ और वो सामूहिकता समाप्त हुई है। हमें हम लोगों को याद है हमारे दूरियां पहले बहुत होती थी, जब बिजली उजली नहीं थी, अंधेरा था, गरीबी थी, खेत थे लेकिन अच्छे बीज नहीं थे, सिंचाई के साधन नहीं थे, कुएं से पानी निकालकर ढेकुल से सिंचाई हो रही थी, अन्न नहीं उपजता था, लोगों को दोनों वक्त भरपेट भोजन नहीं मिलता था, अभाव था। तो ये जो चीजें थी वो एक अलग दुनिया थी। चोरी होती थी, चोर आते थे तो सारे गांव के लोग एक आवाज पर लाठी लेकर निकल पड़ते थे। वह एक सामूहिकता की स्थिति। अब जो है वो लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। चोरियां अब भी हो रही, इधर चोरी फिर बढ़ी है नए सिरे से। क्योंकि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, जैसे जैसे गरीबी, लोग बुरे से बुरा कर्म करने को मजबूर हैं। कोई सब सह सकता है लेकिन भूख को नहीं बर्दाश्त कर सकता। भूख इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। और गांव से सर कहीं न कहीं मूल्यों का जो विघटन है वो व्यापक रूप में शहर से ज्यादा अब दिखाई देने लगा। और ये जो ये है ना कि जो कल्चर है, जब पैसा चलता है, पैसे की संस्कृति चलती है। पैसे की जो संस्कृति है वो मूल्यहीनता है, मुनाफा उसका मूल धर्म है। हर आदमी उसकी नजर में उपभोक्ता है, मनुष्य नहीं है। जो पैसा है, जो पूंजीवादी संस्कृति है और जो बाजार है, वह आदमी को खरीदार समझता है, वो सिर्फ उपभोक्ता समझता है। तो उसके लिए अ, ये नहीं है कि हम ऐसी संस्कृति का प्रचार करें, ऐसे मूल्य का प्रचार करें कि लोगों में सम्मान का भाव हो, परस्पर प्रेम का भाव हो, लोगों में मर्यादा का भाव बढ़े। ये नहीं है कहीं से। अमर्यादित ढंग से अगर कोई चीज बेची जा सकती है नंगा विज्ञापन करके तो करेंगे। तो वो मूल्यहीनता बढ़ी है, एक अपसंस्कृति बढ़ी है और धीरे धीरे लोग उसके अभ्यस्त होते जा रहे हैं। पहले जिन चीजों को देखकर आदमी लगता था, अब उसको सारा परिवार, ये धीरे धीरे जैसे हम बदलते हैं ना, जो मूल्यों का विघटन होता है धीरे धीरे ऐसा बदल जाता है
बुराई हमको बुराई नहीं लगती है। दिखता ही नहीं है, हाँ आदी हो जाता है। हाँ, जैसे घूस देना आज धर्म हो गया है। आज ये माना जाता है, लोग कहते हैं कि ये वो बड़ा ईमानदार आदमी है, कुछ ले दे के कर देता है। तो जो कुछ ले दे के कर दे वो ईमानदार है। जी, अब देखिए जो जो परिभाषाएं बदल रही है, हाँ, जी, जी। मानदंड बदल रहे हैं। पहले लोग घृणा से देखते थे ऐसे लोगों को। अब जो पैसा लेकर काम कर दे वो ठीक है, पैसा लेकर भी नहीं कर रहे हैं। तो चीजें बदलती हैं। सर, वर्तमान समय में लोक गायन में आप किसे पसंद करते हैं? लोक गायन का जो भविष्य है वो आपको बचता हुआ दिखाई देता है? लोक गायन जो है वो हमारे यहाँ की जो कुछ गायन शैलियां रही हैं, उनमें से बहुत सारी तो जातियों के साथ जुड़ी थी। तो जातिगत गीत थे और जातिगत नृत्य हुआ करते थे, नौटंकी हुआ करती थी। तो वो कहारों का गीत, धोबियों का गीत, हरों का गीत, बहुत सारी जातियों के से जुड़े थे और उनका सबका अपना एक आनंद था, उनकी शैली थी और उनका एक आनंद था। और किसी के भीतर ये नहीं था कि वो इस जाति का है। वो हमारे ये सारी जातियां और ये हर शैली मिलकर वो एक भारतीय लोक साहित्य का निर्माण करते थे, स्वरूप प्रदान करते थे। तो वो चीजें खत्म हुई। अब जहाँ पहले पुराने समय में शादी विवाह तरह के नृत्य होते थे, तरह के गायन होते थे, अब वहाँ या तो वीडियो हो रहा है या ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और वो चीजें। बिरहा गायन की एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ, दुख के बिरह के गीत होते थे। लेकिन बाद में उसका विकास लोगों ने इस तरह से किया, जो अच्छे लोग थे, जो समझदार लोग थे, जो सामाजिक यथार्थ है, जो हमारे त्योहार, जो महापुरुष हुए हमारे देश में, जो धर्म के बड़े लोग जुड़े हुए थे, जो इस चरित्र थे, राजा हरिश्चंद्र के गीत लिखे गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस के जीवन को लेकर गीत लिखे जाते थे और गाते थे और लोग बैठकर रात भर। भी एक लोक गायक का निधन हुआ है, औरू मास्टर एक थे मऊ के पास, बहुत बड़े गायक थे और हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में जमीन पर बैठकर उनको रात भर सुनते थे। वो परंपरा थी। मैं अपने गांव में एक कवि सम्मेलन किया था, तो उसमें वो गए थे। 2 मिनट, 2-4 मिनट लोगों की मांग थी कि वो आ जाए। उन्होंने कुछ पंक्तियां गाई, उनका निधन हुआ। उसके 4-5 दिन बाद उनका निधन हुआ। मैं उनके गांव पर गया था, रही होती है ना, जी, जी। तो मैं गया था और उसमें आप सोचिए कि उस व्यक्ति का कितना सम्मान था कि 50-60 लोग गायक आए थे, तमाम गायक पूरी टीम के साथ आए थे। रात भर वहां सुबह तक गाए हैं, वो श्रद्धांजलि दी है। वो अभी भी वो लोक में वो परंपरा है। जो गायक उस तरह से गा रहे हैं, स्वतंत्र ढंग से गा रहे हैं, इन लोगों की बड़ी चर्चा हो। व्यास ने कुछ बहुत अच्छे गीत गाए, प्रेम के भी गीत गाए और तरह से मनोज तिवारी ने बहुत बढ़िया गीत गाए और उनके उनका एक श्रोता वर्ग है, लोग उनको सुनते रहे। और मदन राय हैं, मैंने उनको सुना है और भी बहुत सारे लोग हैं जो गा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि वैसे और लोकप्रियता के चक्कर में बाजार को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने को विचलित किया या कहे कि उनमें विचलन आया। जैसे हम ये सोचते हैं गलत ढंग से भी पैसा आता है तो आ जाने, पैसे ने और सस्ती लोकप्रियता ने कुछ ऐसे गीत भी इन कलाकारों से गवाए या इन लोगों ने गाए हैं, इनको सुनने में झेप होती है। यह थोड़ा विकृत रूप भी सामने आ रहा है। और ये तो मतलब कुछ मैं नाम ले रही तो बड़े लोग हैं, उन्होंने अच्छा गाया। अभी मैं एक शादी में गया था 2-3 दिन पहले, तो कुछ गीत ऐसे लोग से जुड़े हुए इतने प्रभावशाली और सुंदर गीत थे
अब वो सुनने को नहीं मिलते। अब शादियों में फिल्मों पे गीत गाए जाते हैं। वहाँ मैंने जब मंडप बन रहा था, तो हम लोग विद्यार्थी थे, यहीं बीएचयू की पढ़ी हुई, मंडप बनाते समय गीत गाते हैं। वह गीत जब मुझे सुनाई पड़ा तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा कि इसको रिकॉर्ड करो। गीत मुझे चूंकि पूरा याद था, तो औरतों ने गाया उसे। एक पंक्ति छूटी तो मैंने बाद में कहा कि देखिए वो पंक्ति छूट गई। तो वो गीत है ना, बिरिया की बेर तो ही बरजी है बाबा, झझरे मड़ुआ जनछवा, झझरे मड़ुआ लागे सुरजू के ज्योतिया, गोरा बदन कोमला है। बहुत बढ़िया गीत है। तो कहतु ते बेटी सुरजू अलोपती, कहतु तो छत्र तना है। तो ये प्रेम है पिता का। जी कहो तो सूर्य को अदृश्य कर दो, अलोप कर दो, है? जी और कहो तो छत्र तनवा दो तुम्हारे ऊपर। फिर वो कहते हैं उसमें कि है कि मोरे बाबा सुरजू अलोप हुआ, है कि छत्र तना, आज के या बाबा तुहरे अंगनमा, बिहने सुंदर बर के साथ, खोरवन खोरवन बेटी दुधवा पियौली, भैया खियौली साड़ी बार, ये कहू गुनवा बेटी मनवा न सोचलू, चललू सुंदर बर के साथ। बहुत मार्मिक गीत है, मतलब आंसू आने लगते हैं जिसको औरतें गाती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आए के मोरे बाबा दुधवा पियौला, जनते तराला बेटी परे घर जी है, दरिया खेड़ो साड़ी वाल। तो ये इस तरह के जो गीत थे, जिसमें पूरा गांव, पूरा परिवेश, पूरे परिवार का प्रेम बोलता था उन गीतों में बेटी के प्रति। वो गीत अब आज की बच्चियों को, बहुओं को याद है। ये संकट का समय। ऐसे गीतों के प्रति जो इस तरह के हमारे लोक मन बोलता है, वो खतरे में है। उनको बचाने की जरूरत है। हम लोगों को जो शिक्षित वो सिर्फ हवा हवाई बहुत बड़ी बातें अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बोलने से काम नहीं चलेगा। हम जब लोकल होंगे तभी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी होंगे। हम स्थानीय नहीं होंगे, हम अपनी स्थानीय जरूरतों को नहीं समझेंगे, अपने गांव को नहीं समझेंगे, तो हम रूस, अमेरिका, जापान और इटली के बारे में बोलते रहे। सर, आपके कुछ गीत गजल आम जनमानस के बीच बहुत चर्चित रहे हैं। कुछ पंक्तियां दर्शकों को सुनाएं। जो गीत चर्चित हुए, एक गीत मैंने लिखा था 1985 में लिखा था, दिन हो गए उसको। तो वो गीत सबसे ज्यादा गाया गया जो जब मैं रिसर्च स्कॉलर था, तो उस दौरान वो गीत लिखा गया। और तमाम सारे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो थे, संस्कृत कर्मी थे, वो गाते थे। और वो गीत बड़ा प्रचारित प्रसारित हुआ और उसको सैकड़ों पत्रिकाओं ने छापा। तमाम आंदोलनों में उसको गीत था, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। कोई अपनी खुशी के लिए गैर की रोटियां छीन ले हम नहीं चाहते, छींट कर थोड़ा चारा कोई उम्र की हर खुशी बीन ले हम नहीं चाहते। वो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में ना आई। लंबा गीत है, इसमें मैंने छोड़ दिया है। तो यह गीत बड़ा चर्चित हुआ उस दौर के। और कई गीत बहुत गाए गए, भोजपुरी के भी गीत उस दौर में। कोयलर रोवेले बगिया निहार हो, ई अनहार लागे ले, रौरे हर बेर करी ले करार नेताजी, कटी कबले भी पतिया हमार नेताजी। ये गीत भी बहुत गाया गया था। तो भोजपुरी की और हिंदी की तमाम गीत। और कहते गजलें ज्यादा मेरी चर्चा में आई और गजलें ज्यादा पढ़ी गई। जैसे वो एक गजल बहुत प्रसिद्ध हुई, गांव घर का नजारा तो अच्छा लगा, सबको जी भर निहारा तो अच्छा लगा, गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा। गर्म रोटी के ऊपर नमक तेल था, माँ ने हंसकर दुलारा तो अच्छा लगा,
अजनबी शहर में नाम लेकर मेरा, जब किसी ने पुकारा तो अच्छा लगा। इसका एक शेर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। हर घड़ी जीतने का चढ़ा था नशा, अपने बच्चों से हारा तो अच्छा लगा। चाँद तारों की फूलों की चर्चा चली, जिक्र आया तुम्हारा तो अच्छा लगा। इसमें और भी शेर हैं। कई गजलें ऐसी हैं, वो तुलसी के जायसी के रस खान के वारिस, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस। मतलब हिंदी गजल की जो परंपरा है ना, जिनको लगता है कि ये बाहरी है, ये इसकी जड़ें कहाँ हैं, तो वो हिंदी कविता में ही हिंदी गजल की जड़ें हैं। तुलसी के जायसी के रस खान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं। हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं। सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान की। गजल भी बहुत बहुत चर्चित हुई। एक गजल जो सबसे ज्यादा चर्चित हुई, बहुत उद्धृत की जाती है, हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। ये तहजीब कहते हैं, वो आते आते आती है। ये तहजीब कहते हैं, वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। ये तहजीब कहते हैं, वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। और हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, पर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। सर, आज युवा पीढ़ी गीत गजल लेखन में हाथ आजमा रही है, उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहें? ये ठीक शब्द इस्तेमाल किया कि हाथ आजमा रही है, क्योंकि पिछले 70-80 सालों में हुआ ये कि गीत से विमुख हुई युवा पीढ़ी, और उसके पीछे एक जो सहजता का भाव था। जैसे कोई शब्द बिगड़ जाता है, मुख सुख हम कहते हैं, शब्द जो बोलने में अच्छा लगता है लोग वैसा ही बोलने लगते हैं। तो जो मुक्त छंद की शुरुआत हुई थी, निराला ने दूसरे कारण से हिंदी को थोड़ी सी छूट ली गई थी छंदों में, तो एक तरह से मुक्त युक्त छंद था। छंद से थोड़ी मुक्ति तो ली, लेकिन लय बनी रही। निराला की तमाम सारी कविताएं जो मुक्त छंद की कही जाती है, उनमें लय निराला के यहाँ भी, और उस पीढ़ी के जितने बड़े कवि हैं, सबने शुरुआत में गीत लिखे थे, छंदबद्ध कविताएं लिखे थे। बाद में उन लोगों ने मुक्त छंद में भी लिखा। जब उन्होंने मुक्त छंद में लिखा तो उनकी कविताओं में लय लगातार बनी, लेकिन बाद में लोगों को लगा कि अब कविता गद्य में लिखी जा सकती है। गद्य में लिखने का मतलब ये हुआ कि नितांत गद्य, सीधे सीधे गद्य लिखने लगे लोग, जिनको समझ नहीं थी वो लोग सीधे सीधे गद्य लिखने लगे और कहने लगे यही करता है। और पिछले 80 सालों में हजारों कवि पैदा हो गए, तो पहले के लोगों ने थोड़ी सी छूट ली थी, उन लोगों को छंदों की समझ थी, लय की समझ थी। बाद के लोगों ने ये सोचा कि अब चलो सीधे सीधे गद्य लिखते हैं और कहेंगे यही कविता है, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी। 95% लोग तो इसी तरह के थे, जो गद्य को कविता कह रहे थे। और जो आलोचक थे, पहले आलोचना करने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अगर किसी को गीत लिखना है, किसी को लिखना है, तो उसे छंद शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा। छंदों को पढ़े भी जो बड़े रचनाकार थे उन्होंने लिखा है। कबीर वगैरह ने ऐसे भी लिखा है, लेकिन वो एक प्रतिभा थी, एक जन्मजात प्रतिभा थी, उन लोगों ने लिखा है। लेकिन जब हम किसी चीज को जानते हुए लिखते हैं तो और अच्छा लिखते हैं, तो उसकी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है,
रचना के लिए भी आलोचना आलोचना की। मुक्त छंद के कारण होता ये कि जिन लोगों को छंदों की जानकारी नहीं है, जो जिंदगी की लय को भी नहीं समझते हैं, जो प्रकृति में लय व्याप्त है उसको उसके साथ भी जिनका रिश्ता नहीं, वो सीधे विचारों को व्यक्त करके, और विचार भी बहुत सलीके से नहीं है, अस्त व्यस्त किस्म का विचार, पहुंच पहुंच हाँ वो कविताओं में आ रहे हैं। जिसको कविता कहा जा रहा है वो खराब ढंग का गद्य भी नहीं है, सिर्फ लंबे समय से। तो अब ऐसे में जो बच्चे, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको कवि से पूछिए कि अपनी कविता सुना तो उसको याद नहीं, कि पाठक से कहिए कि अपने प्रिय कवि की कविता सुना तो उसको याद, क्योंकि वो कविता याद नहीं हो सकती, वो गद्य है ना, गद्य याद होना कठिन होता है। तो कुछ जो नई पीढ़ी के लोग हैं, बीएचयू में हम लोग मधुबन में हर विषय के विद्यार्थी आकर मैदान में बैठकर कविता सुनाते हैं, तो कुछ सुझाव दिया जाता है, सीखते हैं। तो जो लोग नए से छंद से जुड़ रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, और कुछ तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं, उनको खाली चीज ये कि एक तो थोड़ा सा जो लय छंद है, रस छंद, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है। अरे आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं ना, तो आप कवि जैसा बड़ा दायित्व निभाने जा रहे हैं, कवि कर्म तो बड़ा होता है ना। तुलसीदास भी अपने को कवि मानने को तैयार है, क्योंकि कवि कर्म बड़ा होता है। तो जो बहुत साधारण कवि है वो कहता कि मैं महाकवि हूँ, और जो सचमुच महाकवि वो कहता मुझे कविता लिखने आता ही नहीं। ये तो कवि कर्म बड़ा तो होता है, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, पढ़ लेना चाहिए। दूसरी बात, जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं उन कवियों को पढ़ना चाहिए, वीर को, जयसिंह, हीरा को, सूर को, तुलसीदास को, रहीम को, और भी जो जितने बड़े कवि हैं, अब के भी लोग, उनको पढ़ना, जितना ज्यादा पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता है। हम पढ़ेंगे तो उनकी जो कविता की गहराई है, जो अंतर्गत जो प्रयोग है नए नए, उनसे भी पढ़ेंगे, और तब हम कुछ नया लिखेंगे तो उनको जानते हुए लिखेंगे, तब ये पता चलेगा कि सचमुच हम कुछ नया लिख रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं। तो परंपरा को जानना भी जरूरी है, तो लय को जानना जरूरी है। कविता अगर लिखना है तो हमारे लोकगीत हैं, अगर कहीं है तो उनको सुनना चाहिए, रिकॉर्ड सुनने चाहिए, जरूरी है नहीं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कीमती समय साहित्य चौपाल को दिया।